हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ, हाँ भाई मैं तो हर बार करूँगी आशा, विश्वास, भरोसा और हमेशा कहूँगी कि आप स्वस्थ रहना, खुश रहना, जहाँ भी रहो एकदम मस्त रहना। लेकिन बेटा अपने कर्म के प्रति गंभीरता से आगे बढ़ना, लक्ष्य की प्राप्ति करना। लेकर आई हूँ आपके लिए ही आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ 13। नाम है गांव का घर। गांव का नाम आते ही मैं तो झूम जाती हूँ सच। गांव में मेरा जन्म हुआ, वहां पर पली बड़ी और फिर उसके बाद विद्यालय चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, जो बहुत ही सुंदर रचना है। गांव के घर में उन्होंने क्या बताया है सब कुछ जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। कवि ज्ञानेंद्र पति जी का जीवन किस तरह का रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसी रही। हिंदी के विलक्षण कवि व्यक्तित्व कहे जाते ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी सन 1950 को पथरगामा झारखंड में हुआ। अब आ जाओ मेरे पास और सुनो ध्यान से क्या कहा जा रहा है। उनके जन्म के बारे में 1 जनवरी 1950 को झारखंड में हुआ था। 10 वर्ष बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, फिर कुलवक्ती कवि के रूप में सक्रिय हुए। उन्हें निराला परंपरा का कवि कहा गया है, जो कविता के नहीं निराला द्वारा प्रस्तावित मुक्त छंद के कवि हैं। ठीक है, जिस तरह से जब निराला जी आए ना हिंदी साहित्य में, तो उन्होंने मुक्त छंद की स्थापना कर दी। उनसे पहले छंदबद्ध कविताओं का प्रचलन था, लेकिन निराला जी ने मुक्त छंद में कविताएं लिखना शुरू की कि ऐसा नहीं है छंद मुक्त और छंदबद्ध। देखो यहां पर लिख देती हूं ताकि आप किसी तरह से भ्रमित ना हो। छंदबद्ध और छंद मुक्त। छंदबद्ध में जो अंतिम पंक्ति रहती है, मतलब मात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक और मैं बता दूं आपको, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक होता है मात्रिक, दूसरा होता है वर्णिक। ठीक है, मात्रिक छंद में मात्राओं की समानता देखी जाती है। अंतिम जो पंक्ति रहती है, ठीक है, 4 चरण होते हैं और अंतिम चरण जो रहता है उसकी मात्राएं समान रहती हैं। कौन कौन से होते हैं मात्रिक छंद? जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, ई आया। प्राण जाए पर वचन न जाई, ई आया। तो मात्रिक छंद जहां पर मात्राओं की समानता होती है अंतिम में, और वर्णिक छंद में वर्ण की समानता। जैसे सवैये कवित्त जो होते हैं, पायने नूपुरु मंजू बजे, कंटन की धुन की मधुराई, सावर अंग पटे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। और इस तरह से मतलब जो कवित्त होते हैं वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर लिखा है कि वे निराला परंपरा कवि का कहा गया है, जो कविता मुक्त छंद के कवि, अर्थात उन्होंने छंदबद्ध या किसी भी तरह से लयात्मकता या मात्रा की समानता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या उनकी रचनाएं इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल छंदबद्ध हो। छंद मुक्त कविताएं, ना तो उसमें मात्रिक छंद है ना उनमें वर्णिक छंद है कविताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्राओं की समानता हो। इतना समझ में आया? छंदबद्ध में जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें गेयता होती है, उनके कारण गा सकते हैं, वर्णों की आवृत्ति हो सकती है, मात्राओं की समानता हो सकती है, जिससे गेयता बनती है। ठीक है, और छंद मुक्त में क्या होता है? छंद मुक्त में जरूरी नहीं है कि अंतिम पंक्ति की जो मात्रा है वो समान हो। तो निराला जी ने क्या किया बेटा? छंद मुक्त कविताएं लिखी निराला जी ने। इसी तरह से इन्होंने लिखी ज्ञानेंद्र पति जी ने। भाषा बरतने में वह समकालीनों के बीच अपनी तरह के अकेले कवि हैं, जो दुस्साहसी शब्द निर्माता भी हैं। मतलब उन्होंने स्वयं से इस तरह के शब्दों का निर्माण भी किया। ठीक, उनके कवि के परिचय में कहा गया है कि दरअसल
ज्ञानेन्द्रपति को पढ़ना, बनते हुए इतिहास के बीच से गुजरना नहीं, युग के कोलाहल के भीतर से छन कर आते उस मंद्र स्वर को सुनना है। इतिहासों से जिसकी सुनवाई नहीं होती, अर्थात ज्ञानेन्द्रपति की जो रचनाएं होती हैं वो बहुत डेप्थ में होती हैं, बहुत गहराई को लिए हुए। ठीक, यह नश्वरताओं की भाषा से शाश्वत का द्वित लेख पढ़ना है, अर्थात इसमें दिखावटीपन का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, वास्तविकता का परिचायक है इनकी रचनाएं। नाम से ही लग रहा है गांव का घर, तो क्या है गांव के घर में? आइए देखते हैं गांव के घर कैसे होते हैं बेटा। कुछ इस तरह के होते हैं गांव के घर। अब गांव का घर आया है तो हम थोड़ा सा एक घर बना लेते हैं, जैसे कि बचपन में खेला करते थे वैसे ही बना लेते हैं। घर है, एक दरवाज़ा है, और यहाँ उसको क्या कहते हैं, झरोखा या रोशनदान। इनमें कुछ होती थी खपरेल। खपरेल जानते हो? बताना मुझे। इस तरह से खपरेल चढ़ी होती थी और घर बने होते थे। फिर सामने एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, ठीक, और आंगन के फिर बड़े बड़े इस तरह से बरांडा भी कह सकते हो। तो बहुत अच्छे से जिसमें गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती थी, गर्मी में भी ठंडक का एहसास देते थे ये घर, क्योंकि ये पक्के ईंट या सीमेंट से निर्मित नहीं थे जो धूप में और अधिक तप जाते हैं। ये हवा जिसमें आर पार होती रहती थी तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी। ठीक, तो अब ये जो शीर्षक पढ़ रहे हैं हम, गांव का घर कविता, आधुनिक हिंदी कवि माने जाते हैं ज्ञानेन्द्रपति। ना तो वे भक्ति काल के हैं, ना वे वीर गाथा काल के हैं, ठीक है, ना वे मध्य काल के हैं, ना वे छायावाद के हैं। वे कब के हैं? आधुनिक काल के। इस कविता में कवि ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव, जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है, बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें वर्णन किया है। गांव में बदलाव आए लेकिन सकारात्मक नहीं आए, नकारात्मक आए। उन्हीं का उन्होंने वर्णन किया है कि गांव जो हमेशा रिश्ते, नाते, आत्मीयता का परिचायक था, धीरे 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 गांव में ऐसे परिवर्तन आते गए जो उसे नकारात्मकता की ओर ले गए। कवि कहते हैं कि गांव का घर मिट्टी से बना हुआ होता है, उस घर से हम जुड़े रहते हैं। घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बड़े बूढ़े खांस कर आवाज देते थे, ये दिखाने के लिए या ये संकेत देने के लिए कि हाँ आ गए हैं। तो बहू बेटियां हैं जो अच्छे से अपने कायदे में बैठ जाएं, या क्योंकि पहले हाँ पर्दा प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा, तो उसको हम एकदम से बुरा नहीं कहेंगे, वो एक मान सम्मान था, ठीक है, पूरी तरह से। लेकिन हाँ बंदिश में रखना वो एक अलग बात है। तो बड़े बुजुर्ग जब भी आते थे खांस कर आते थे, ताकि अच्छे से सबको पता चल जाए कि घर के बड़े आ गए हैं। बुजुर्गों के खड़ाऊं की आवाज से सभी सतर्क हो जाते थे। खड़ाऊं समझते हो? ये चलने की आवाज, जो चप्पल पहनते हैं उसको खड़ाऊं भी कहते हैं। बुजुर्गों के खड़ाऊं की आवाज, खड़ाऊं कुछ इस तरह की होती थी, ऐसे ये होती थी खड़ाऊं, जिसमें सिर्फ ऐसे, ठीक है, ये ठीक अंगूठा बना रहता था और पहनते थे। अब चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे, वहां कोई पर्दा नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता था। वे किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे, नाम का प्रचलन नहीं था। ऐसा नहीं है कि अब तो हर एक व्यक्ति को नाम से पुकारा जाता है, लेकिन पहले नाम का प्रचलन नहीं था। अंगुली के इशारे पर ही सारा काम चलता रहता था। यदि कोई खाना खाता था, भोजन करता था, तो हाँ मौन व्रत करके खाना खाना भी बहुत प्रचलन में था, मैंने भी देखा है, और इसके बहुत अच्छे मतलब परिणाम भी होते थे। मौन होकर खाना मतलब इसके यदि हम देखे जाए, रीजन देखा जाए तो भाई अच्छा है। अधिक ज़्यादा बोलने से कहीं जीभ कट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो फिर खांसी आ जाती है बीच में, ठीक। यदि मौन होकर खाएंगे तो शांति से खाएंगे और भोजन पूरी तरह से हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएगा। सारे कामकाज होते थे,
शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर के चौखट होते थे। चौखट के बगल में गेरू से पुती हुई दीवार होती थी। गेरू क्या होती है जानते हो आप? गेरू होती है लाल मिट्टी। गेरू, गेरुआ रंग सुना होगा आपने, सुना है? तो गेरू मतलब लाल मिट्टी जो होती थी, जिस तरह से हमारा ये पेन चल रहा है, कुछ उसी तरह की लाल मिट्टी गेरू, ठीक, गेरू कहते हैं उसे। तो चौखट के बगल में गेरू से पुती ही दीवार। दूध वाले ने कितने दिन दूध दिया उसके निशान लगा दिए जाते थे। वाओ, गिनती नहीं पता थी, काउंटिंग नहीं आती थी, विद्यालय नहीं गए थे, कुछ नहीं पढ़ा था, फिर भी इतना दिमाग था कि आज आया दूध वाला, एक निशान लगा दिया, दूसरे दिन आया लगा दिया, तीसरे दिन आया, इस तरह से। जिस दिन नहीं आया छोड़ दिया, फिर लगा दिया। तो पता चलता था कि तुम इस दिन दूध लेने, इस दिन तुम दूध देने नहीं आए थे। नंबर 1 2 3 नहीं लिखते थे वो, 1 2 3 4 नहीं लिखते थे, बस निशान लगा देते थे। ठीक, बचपन में कवि ने यह दृश्य देखा है स्वयं ने। गांव का वह घर अब अपनी शक्ल बदल चुका है, बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। अब लगता है वह अपना गांव है ही नहीं, पंचायती राज का शासन आ गया। पंचों की ईमानदारी भी अब नहीं रही। पहले जो पंच परमेश्वर हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। वे 5 परमेश्वर नहीं रहे। गांव की घरों में बिजली बत्तियां लग गई हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं। कच्चे घर जो हुआ करते थे, अब उनका स्थान भी पक्की सीमेंट या ईंट वाले घरों ने ले लिया है। ठीक है, बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग होने लगी है, टेलीविजन मांगने लगे हैं। पहले तो रेडियो मांगना भी बहुत बड़ी बात थी। लालटेन खूंटी पर लटकी दिखाई देती है। रातें अब उजाले अधिक, अंधेरी ही उगलती हैं। कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा, वाद्य यंत्र भी बजते सुनाई देते हैं। मतलब पहले जो मनोरंजन के साधन थे, कभी घुड़दौड़ या पशुओं की लड़ाई करवाई जाती थी, कुश्ती हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 मड रेस जिसको कहते हैं ना, कीचड़ में लथपथ होकर भी खेल खेले जाते थे। तो यहाँ अब समय जैसे जैसे चलता गया, बहुत सारे परिवर्तन आते गए। और कवि ज्ञानेंद्रपति ने यहाँ पर गांव में आए कुछ नकारात्मक परिवर्तनों को दर्शाया है, जिसके कारण वे निराश भी हैं कि गांव जो पहले इतना प्यारा, इतना शुद्ध, इतना पवित्र था, आज वो भी शहरी चकाचौंध में जैसे घुल सा गया है, या यूं कहें कि उसको अब देखने में वो पवित्रता का या शीतलता का अनुभव नहीं होता। आवाज उन वाद्य यंत्रों की ठीक से सुनाई नहीं पड़ती, उनकी रोशनी भी झिलमिलती दिखाई पड़ती है। अर्थात पहले चिमनी की रोशनी होती थी, बल्ब आया बहुत बड़ी एक, अरे लाइट आ गई है, बिजली आ गई है। एक जो बल्ब रहता है ना, उससे बहुत दूर दूर तक उजाला पहुंचता है, क्योंकि पहले जो रहती थी मिट्टी के तेल से चिमनियां जलाई जाती थी। ठीक, मिट्टी का तेल है, इसमें इस तरह से तेल भर दिया, इसमें कुछ रुई या कपड़े की बत्ती लगा दी और इस जल जाती थी, पकड़ने का मान लो। लेकिन अब चिमनी के बाद बल्ब आ गया। धीरे 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 हर एक मतलब बदलाव आते गए। कच्चे घरों की जगह पक्के घर बन गए। बहुत अच्छे से आस पड़ोस के लोग हर चीज का आदान प्रदान करते थे, अब वो भी सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। अब उनमें उतना कुछ नहीं रहा है। तो पहले गेरू की पुती हुई दीवार होती थी, दूध वाले ने कितने दिन दूध दिया उसके निशान लगा दिए जाते थे। बचपन में कवि ने यह दृश्य देखा था। गांव का वह घर अब अपनी शक्ल बदल चुका है। अब लगता है वह अपना गांव है ही नहीं, पंचायती राज का शासन आ गया है। पंच परमेश्वरों ने भी अपनी करतूत ही बदल दी। पंच परमेश्वर को ईश्वर का साक्षात रूप माना जाता था। एक प्रेमचंद जी की कहानी है पंच परमेश्वर, जिसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक मुस्लिम एक हिंदू धर्म के थे,
और कुछ मौसी थी, उसमें कुछ अच्छी कहानी है कि पंच परमेश्वरों ने जो आज्ञा दे दी, जो निर्णय सुना दिया, उसको सिर झुकाकर मानना ही होता था सबको। और पंच परमेश्वर चाहे भले ही वो जब उस गद्दी पर ना बैठे तब कुछ भी निर्णय लें, लेकिन जैसे ही उस गद्दी पर बैठते थे, न्याय की गद्दी पर, तो वो निर्णय बिल्कुल सही लेते थे, चाहे भले ही दोस्त हो या कोई हो, निर्णय जो सही है उसी के हक में जाता था। लेकिन अब तो वो भी बदल गया। पंच परमेश्वरों ने भी अपनी जो बात थी या सब कुछ एकदम बदला हुआ रहा। पंच परमेश्वर भी अब वैसे नहीं रहे। परम ईश्वर, परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, पंचों को जो 5 व्यक्ति वहां पर बैठते थे पंचायत के, उनको ईश्वर के समान माना जाता था कि उन्होंने जो सुना दिया वही निर्णय सत्य है। गांव की घरों में बिजली बत्ती लग गई, बल्ब की रोशनी रहने लगी, जगह बुझी रहती है, बेटों के दहेज में दूरदर्शन का मांग होने लगा, लालटेन खूंटी पर लटकी दिखाई देती है। लालटेन देखी है किसी ने? इस तरह की रहती थी भाई, एकदम से सही तो नहीं, बट यदि मुझे याद है तो कुछ इस तरह का लालटेन रहता था। यहाँ पर जल रही है बत्ती, शायद भाई कुछ इस तरह का देखा है। और उसमें ये जो पाई लगी रहती थी कांच की, उसके अंदर रोशनी चलती थी। ये जो था वो तेल रखने का स्थान, तेल भरने का था। तो लालटेन भी अब सिर्फ खूंटी पर टंगी हुई दिखाई देती है। पहले लालटेन जलाकर टांग दिया जाता था, क्योंकि उसमें कांच की जो पाई लगी रहती थी उसके कारण हवा में वो बुझती भी नहीं थी। तो कैसे आए होंगे ये प्रसाधन? जब विज्ञान नहीं था तब भी तो ये बनाए होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि लालटेन का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ था? प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो लालटेन भी लटकी दिखाई देती है। रातें अब उजाले अधिक, अंधेरे ही उगलती है। ठीक, उजाले, कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा की धुन भी सुनाई पड़ती है। वाद्य यंत्रों की ठीक से सुनाई नहीं पड़ती, उनकी रोशनी झिलमिलती दिखाई भी पड़ती है। लोकगीत, विरहा, होरी, चैता, आला अब नहीं रहे। सर्कस का प्रकाश जो गांव वालों को रात्रि में भेजा जाता था वो भी नहीं रहा। अब पहले जब सर्कस आया करते थे, नौटंकी आया करती थी, रामलीला वाले आया करते थे, तो किसी एक गांव में आते थे तो दूसरे गांव के लोग जाते थे, भीड़ लग जाती थी। लेकिन अब नहीं है ऐसा। ठीक, लगता है सर्कस कब का मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हों। और हाथी जब दांत उसके होते हैं ना तभी शोभायमान लगता है। हाथियों के दांत गिर जाना मतलब उसकी शोभा ही नष्ट हो गई। एक अनगाया शोर गीत कवि की जन्मभूमि में भटकता है। सब कुछ बदल गया। अब शहर खींचता है, अदालतें अस्पताल बुलाते हैं, गांव के घर की रीढ़ अब झुरझुराती है। गांव अब पहले की तरह नहीं रहे। गांव भी शहरों की चकाचौंध में शामिल होने लगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कविता, जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उनके इधर की रुकना पड़ता था। जैसे जब भी भीतर आते थे तो बड़े खास कर आते थे, खड़ाऊं खटखटाते थे ताकि घर की बहू बेटियों को पता चल जाए कि घर का मुखिया आ गया, और फिर वहीं पर रुकते थे। वो एकदम से धड़ल्ले से घर के अंदर नहीं जाते थे। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। कोई नाम लेकर एक दूसरे को बुलाता नहीं था। बाबूजी, भैया जी, भाभी जी, सुनिए जी, अजी, ओजी, इस तरह से बुलाया जाता था। जिसकी तर्जनी की नोक पर, तर्जनी उंगली समझते हो? चलो मैं बताती हूँ। 5 उंगलियां हैं। ये तो हमारा, ऐसे ही बता देते हो, ये है हमारा अंगूठा, ये है हमारी तर्जनी। तर्जनी बड़ी खतरनाक होती है। यदि हम किसी को उंगली दिखा के बात करें तो अच्छा नहीं लगता है कि देखिए देखिए ऐसा ऐसा, नहीं, तर्जनी बड़ी खतरनाक उंगली होती है। तो यहां पर लिखा है किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज ही। सिर्फ उसकी उंगलियों के इशारे पर सारे काम होते थे। उसको कहीं लिखकर किसी के सिग्नेचर नहीं लेना होते थे, बस इशारों से सांकेतिक भाषा में सारे काम होते थे। मुखिया का तो बड़े ठाट रहते थे। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर बहुत अच्छे। उस चौखट की बगल में गेरू लिपि भीत पर, भीत मतलब दीवार, भीत मतलब होता है बेटा दीवार, गेरू मतलब बता ही दिया मैंने, लाल मिट्टी।
ठीक। दूध डूबे अंगूठे के छापे, लाल मिट्टी मतलब गेरू में घोलकर उसमें अंगूठे के निशान लगा दिए इस तरह से, ठीक। तो ये सब बातें होती थी वहां। दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, हमारे बचपन के बाल पर दुग्ध तिलक, महीने के अंत तक गिने जाते एक एक करके, सब कुछ हिसाब किताब लगाया जाता था। आप बताइए कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। वेरी गुड। ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित कविता संग्रह संशय आत्मा, ठीक है। गांव का घर कहां से ली गई है? उनका काव्य संग्रह, कविता संग्रह जो है संशय आत्मा, इससे लिया गया है यह पाठ, गांव का घर। इसमें प्राचीन गांव की विशेषता को बताया गया है। कवि कहते हैं कि गांव के घर में महिलाएं अपनी टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ की गोंद का उपयोग करती थी। सहजन मतलब जिसको हम ड्रम स्टिक कहते हैं, जिसको सहजना भी कहते हैं और जिसको मुनगा की फली भी कहते हैं, वही है क्या? और उस जो बिंदी आती थी, एक माथे की बिंदी चिपकने वाली नहीं होती थी, उस पर एक गोंद लगाई जाती थी, फिर उस बिंदी को लगाया जाता था। जिस घर में महिलाएं रहती थी वहां बुजुर्ग लोग खांस कर आते थे ताकि पता चल जाए कि वे अंदर आने वाले हैं। तो गांव के जो रीति रिवाज थे, कायदे कानून थे, वो बड़े अनोखे कहेंगे इनको, क्योंकि अब तो धीरे धीरे वहां भी शहर अपनी टांगें पसार रही है, ठीक है। महिलाओं को अपनी खड़ाओं की आवाज से खबरदार करते थे। ठक ठक करके आवाज आती थी, अरे भाई घर के मुखिया आ गए हैं, दादाजी आ गए हैं या बाबूजी आ गए हैं, इस तरह से पता चल जाता था। अब चौखट से बाहर ही उन लोगों को रुकना पड़ता था, एकदम वो अंदर नहीं आते थे, क्योंकि घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, खास कर आएंगे, खड़ाओं की आवाज के साथ आएंगे ताकि वो अच्छे से, और हाँ साथ ही साथ किसी का नाम नहीं लिया जाता था। अजी, ओजी, सुनिए जी, बाबूजी, पिताजी, बहू रानी, या किसी बच्चे का नाम है जैसे राम तो राम की माँ, फिर वो कहेंगे श्याम के पिताजी, बाबूजी, इस तरह से वार्तालाप होता था। पर्दे के पीछे से ही महिलाओं को पुकारना पड़ता था, किसी को बगैर नाम लिए पुकारना पड़ता था। शंख के चिन्ह की तरह तर्जनी उंगली के इशारे, तर्जनी अभी बताई, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये है अनामिका, ये है कनिष्ठा, और ये तो हमारे थंब जी हैं, अंगूठा जी, ठीक है। तो ये जो तर्जनी उंगली है वो बड़ी खतरनाक होती है। हम किसी से भी तर्जनी उंगली बताकर देखना, बात करके देखना, इधर आना, सामने वाला बहुत चिढ़ जाएगा। किसी बड़े के सामने हम अपनी उंगली को नहीं दिखाते, ये खतरनाक उंगली मानी गई है। इसके बारे में तो रामचरितमानस तक में लिखा है कि तर्जनी उंगली के देखते ही एक फल होता है। क्या फल बताया था? कुम्हड़। यहाँ उन्होंने कहा था कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। कुम्हड़े का एक फल रहता है, एक सफेद कद्दू की तरह, उसको यदि छोटा सा जब रहता है ना फल, छोटा सा, और उसको यदि तर्जनी उंगली दूर से दिखा दो तो वो सड़ जाता है, सच में डाली में लगा हुआ सड़ जाता है। तो यहां पर बताया था कि शंख के चिन्ह की तरह तर्जनी उंगली के इशारे पर महिलाएं घर के सारे काम करती थी। किसी को कोई ना या मनाही करने का अधिकार नहीं था। गांव की घर की चौखट के बगल की दीवार लाल रंग की खड़िया मिट्टी से लिपी हुई है। उस पर दूध में डूबे अंगूठे के छाप भी बनाए गए हैं। लिपि किससे है? लाल मिट्टी से। दूध से निशान बना दिए कि तुम दूध लाए, लो तुम्हारे ही दूध से हमने निशान बना दिए, तो ताकि पता चले कि कितने दिन दूध वाला आया है। ये छाप उस ग्वाल दादा के हैं जो हमारे बचपन में प्रतिदिन दूध लाया करते थे, और वो स्वयं ही निशान लगाता था कि मैं एक दिन आया, मैं दूसरे दिन आया। ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दुग्ध तिलक के होते थे, और इन चिन्हों को महीने के अंत में गिना भी जाता था। कवि के कहने का अर्थ यही है कि दूध का हिसाब उन चिन्हों से किया जाता था। जब कोई विद्यालय नहीं थे, कोई कॉपी किताब नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी सारा हिसाब किताब रखा जाता था। आगे पढ़ते हैं। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटोआ के दहेज से में भी टीवी चाहिए।
लालटेनें हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से टंगी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती हैं, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं। बहुत दूर पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती, यहां तक ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, कुछ नहीं है अब। गांव अपना जो था, गांव की पहचान वो खो चुके हैं। होरी, होरी क्या है? फागुन के महीने में होली का जो त्योहार आता है, फागुन की पूर्णिमा को होरी गाई जाती है। होली के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। चैती चांद होता है, गुड़ी पड़वा के बाद होता है। गुड़ी पड़वा और चैती चांद जब नव वर्ष का आगमन होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, या हिंदू नव वर्ष, तो उसमें भी गाए जाते हैं। बिरहा मतलब जब प्रेमी और प्रेमिकाएं या नायक नायिकाएं बिछड़ जाती हैं तो बिछड़ने के जो गीत गाते हैं। आल्हा, आला सब कुछ गूंगे हो गए, अब तो सब कुछ गूंगे हो गए, बिल्कुल सुना ही नहीं देता। लोक गीतों की जन्मभूमि में है भटकता, एक शोक गीत अनगाया अनसुना। ये सारे के सारे जो लोक गीत हैं वो शोक गीत में परिवर्तित हो गए। समझ में आया? सब में जैसे दुख सा प्रकट होता है, सब में जैसे उनकी दर्द या पीड़ा सी नजर आती है। लोकगीत शोक गीत हो गए हैं। लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया सा अनसुना सा। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुल्लौआ तो कब का मर चुका है। नौटंकी शब्द जब मैंने बचपन में पहली बार सुना था तो मुझे लगा होगा 9 टंकियां रखी हैं वहां पर, तो भाई नौटंकी देखने जाना है, नौटंकी देखने जाना है। मैं सोच रही थी, सच में बात बता रही हूँ, कि सब टंकियों को देखने क्यों जा रहे हैं, एक टंकी हो या 9 टंकी। तो 9 टंकियां आती थी, मतलब वहां पर कुछ नाटक वगैरह होते थे, कुछ कला दिखाई जाती थी, नट भी आते थे। नट मतलब स्क्रू वाले नट नहीं, जो करतब दिखाते हैं। रस्सी पे चलना, एक छोटे से मतलब सर्किल है लोहे का, उसमें से निकल जाना, या आग जल रही उसमें से कूदना। तो जो सर्कस जिसको कहते हैं उनको पहले नौटंकी कहते थे, नट आते थे। तो तरह तरह के खेल दिखाए जाते थे, मनोरंजन के साधन थे, लोकगीत गाए जाते थे। लेकिन अब तो सब कुछ जैसे पूरी तरह से बदल चुका है। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुला हुआ तो कब का मर चुका है। पहले जो एक गांव से दूसरे गांव में जब लोग जाते थे या सर्कस कभी आता था तो तेज तेज बुला हुआ पहुंचता था। नाई जो रहते हैं ना, नाई, वो मैसेंजर का काम करते थे कि उस गांव में बुलौआ आया है रात 8 बजे से तो नहीं, 8 बजे से तो नहीं, मतलब कुछ समय बाद, या क्योंकि बजे नहीं होते थे तब, घड़ी या नहीं होती थी कि इतने बजे ये होने वाला है। हाँ, बस ये आज आया है, सब लोग भोजन पानी करके, रात्रि का भोजन करके चलें वहां पर। इस तरह से जो संदेश वाहक होता था या मैसेंजर रहता था वो बुलौआ देता था, और सब लोग उस दिन जल्दी जल्दी अपना खाना पीना और रात्रि भोजन जो करके जाते थे एक गांव से दूसरे गांव। कुछ पैदल चले जाते थे, जिसके पास बैलगाड़ियां होती थी वो बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे। घर की बहुओं को पैदल नहीं जाने दिया जाता था, उनको अच्छे से बैलगाड़ी में बिठा के ले जाते थे। तो ये सब कुछ उस समय का जो था बड़ा अद्भुत था। जैसे मैं अपनी बात बता दूं तो हमारे गांव से नर्मदा नदी अब देखें तो कुछ ही किलोमीटर है। हाँ, बैलगाड़ी में मैंने भी सफर किया है बचपन में। तो पता है कितने दिन में एक रात बिताकर किसी गांव में फिर दूसरे दिन नर्मदा जी पहुंचते थे, नर्मदा नदी में स्नान करने। ये सच बात बता रही हूं मैं। तो वो भी अपने मजे थे। घर की छोटी होने के नाते मैं तो कहीं इस गाड़ी में बैठ जाती, कहीं उस गाड़ी में बैठ जाती, मुझे मजा आता है। अब मुझे पैदल चलना है तो पैदल चलने लगते। तो ये जो अपने अनुभव है वो कहाँ गया, बचपन नहीं है दिखाई देता। आजकल के जो गांव में जन्म लिया है बच्चे, उन्होंने भी संभवतः बैलगाड़ी नहीं देखी हो। चलो पढ़ते हैं कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवा कर कोई हाथी, यदि हाथी के दांत तोड़ दिए जाएं, और ऐसा होता है, हाथी की शान किसमें है? उसके दांतों में। और जब हाथी के दांत ही नहीं रहेंगे तो उसकी शोभा जैसे बहुत कम हो जाएगी। कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवा कर कोई हाथी,
गांव की जो रौनक थी वो एकदम मिट गई है। गांव का जो माहौल था इतना खुशनुमा, इतना पवित्र, वो सब कुछ बदल गया। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलहुओं से गांव के घर की रीढ़ अब झुरझुरा गई है। मतलब उस तरह गांव, मतलब कच्चे घर, पवित्रता, उनके मन में आत्मीयता की भावना, पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ शुद्ध पवित्र। मुझे फिर से याद आ गई अपने आम की, सुना दूं? हमारे खेत, मतलब घर से थोड़ी दूर खेत था, खेत तो अभी भी है, लेकिन वहाँ बहुत सारे आम रहते थे। और आम जब पकते थे तो चुपचाप से, मैं घर की छोटी थी, जैसे भैया जा रहे हैं तो उनके पीछे लग लेती थी। ले जाते तो थे नहीं वो साथ में कि अब इसको कौन गोद में उठा के ले जाएगा, उतनी दूर पैदल तो चल नहीं पाएगी, फिर बाद में कहेगी हमें गोद ही ले लो भैया। तो वो छुप छुप के जाते थे, लेकिन मैं उनको देख लेती थी और उनके पीछे जाती थी। फिर पेड़ पर चढ़ते, फिर मुझे आम गिराते, वो पके पके आम गिराते, और वहाँ पर जो आम खाते थे, वाह 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 वाह, मज़ा आ जाता था। अमरूद, आम, आम भी कई प्रकार के होते हैं ना, कलमी आम होता है, सिंदूरी आम होता है। तो एक आम कलमी आम के नाम से था, जो वो उसको इतना बड़ा आम था उस टाइम, तो मुझे इतना ही बड़ा लगता, हाँ इतना ही बड़ा होगा, कि दोनों हाथों से उठाकर एक आम से पेट भर जाता था। ये होते थे। अब एक और मुझे याद आई बात कि पहले जो बच्चों के लिए जो गाड़ियां रहती ना आजकल, वो तो होती नहीं थी, तो लकड़ी की बहुत सुंदर सी उन्होंने गाड़ी बनाई थी, उसमें वो मुझे बिठाकर घुमाते थे। बहुत मज़ेदार दिन रहे बेटा वो, सच में बहुत अच्छे दिन थे, बहुत ही अच्छे दिन थे। लेकिन अभी जो यहाँ पर हम कविता में पढ़ रहे हैं वो उसी तरह के गांव की चर्चा है। लेकिन आज जब मैं उसी गांव में जाती हूँ तो वैसी सुंदरता, वैसा सुकून, वैसी पवित्रता अब नहीं दिखती। कच्चे घरों की जगह पक्के घर बन गए हैं। ये विकास हुआ है, हम मानते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है। कब तक बेचारे पिछड़े हुए रहते, उन्हें भी तो सुकून चाहिए, उन्हें भी हवा चाहिए, उन्हें भी बिजली चाहिए। परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, और गांव जैसे गांव, गांव मतलब पहचान कच्चे घर, सड़कें, सीधे साधे भोले भाले सच्चे लोग। लेकिन अब गांव का अर्थ ही बदल गया, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो झुरझुरा गई है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने ग्रामीण सभ्यता को खो देने से दुखी होकर गांव की संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। वह प्राचीन गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं कि प्राचीन गांव कैसे हुआ करते थे और आधुनिक गांव अब कैसे हैं। वह प्राचीन गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं, और वे कहते हैं कि हम लोगों के जमाने का गांव अब अपना गांव खो चुका है। यदि दादा दादी तो अब नहीं रहे लेकिन जब कभी वो आए तो उनको शहर के घरों में चैन नहीं पड़ता था। वो नहीं रुक पाते थे, नहीं बेटा हम तो जा रहे हैं, वहीं रहेंगे, यहाँ बंद बंद घरों में हम नहीं रह सकते हैं। जो खुले मैदानों में रहे हैं, जो खुले वातावरण में रहे हैं, वो शहर के डब्बों में नहीं रह सकते हैं। फिर उनको घुमाने ले जाओ तो जो गलियां रहती हैं या जो रास्ते रहते हैं, फिर ट्रैफिक रहता है, अरे नहीं नहीं हम तो अपने गांव जा रहे हैं। तो गांव भी अपना गांव खो चुका है, अपनी पहचान खो चुका है। पंचायती राज, पंच परमेश्वर, सब कुछ खो चुके हैं। अब लोग पंचों के फैसलों को नहीं मान रहे। पंचायती राज में पंच परमेश्वर की परंपरा समाप्त हो गई। गांव में अब बिजली बत्ती आ गई है, लेकिन वह बहुत कम समय तक रहती है। अब बेटों को दहेज में टीवी मिल रही है। घर में लालटेनें हैं, लेकिन वह दिन भर कहीं अलमारी के कोने में टंगी रहती हैं। रात अब उजाले से अधिक अंधेरी रहती है। मतलब उजाला चकाचौंध बढ़ गया है। अधिकतर समय अंधेरा, जबकि घर से बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में कहीं ऑर्केस्ट्रा बजता है।
उसकी ना तो आवाज आती है और ना ही उसकी रोशनी पहुंच पाती है। सब कुछ चकाचौंध में हो गया, कोई किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा। अब गांव में पुराने लोकगीत होरी, चैती, बिरहा, आला भी कहीं नहीं गाए जाते। गांव लोकगीतों की जन्मभूमि होती है, लेकिन यहां से लोकगीत खत्म हो गए हैं। लोकगीतों की जगह पर अनगाया, अनसुना शोक गीत अंधेरों में कहीं बजता है। वो आत्मीयता की भावना, वो सुकून, वो पवित्रता, वो शुद्धता, जैसे सब कुछ गायब हो गई है। आशा करती हूँ आपने भी गांव के बारे में सुना और आप में से कुछ बच्चों ने प्रीवियस वीडियो में जब हमने वन शॉट रिवीजन किया था कि हाँ मैडम मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं भी गांव में रहता हूँ। और बताइएगा बैलगाड़ी में कौन कौन बैठा है, किसने गांव में पेड़ पे चढ़कर आम खाए हैं, कैरियाँ खाई हैं, और किस तरह से आपके अनुभव रहे मैं जानना चाहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।